हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे स्टेमन के स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। ओके, हमारा एम ये है कि हम कंटेंट भले ही थोड़ा कम कवर करें, लेकिन जितना भी कवर करें आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या क्या कवर किया था? प्रीवियस सेशन में हमने प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो देखा था। हमने एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश की थी। अब आज हम बात करने वाले हैं स्टेमन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्टेमन के बारे में, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन क्या है? स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ग्रुप ऑफ स्टेमन्स जब प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। अगर इसका डायग्राम हम देखने जाएं तो हमको कुछ इस तरीके से का डायग्राम देखने को मिलेगा। दिस इज द स्टेमन। ये क्या है हमारा? ये है हमारा स्टेमन। स्टेमन बना हुआ आता है फिलामेंट से, जो हमारे मेन एंथर को एक हाइट तक लेकर जाता है। और ये है अपना एंथर। एंथर का क्या फंक्शन है? एंथर के अंदर बनते हैं आपके मेल गैमेट्स, यानी कि पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर क्या फॉर्म होते हैं? मेल गैमेट, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। और एंथर के बीच में आपको एक कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव बंडल। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बंडल। अब एंथर के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो एक पर्टिकुलर टाइप के सेल लेयर से बनता है। उसकी डेवलपमेंट में हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा पहले स्टेमन के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा स्टेमन है, इस स्टेमन को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? फिलामेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये फिलामेंट क्या करता है? समझो कि ये आपका फ्लावर है। ठीक है, ये आपका फ्लावर है। तो इस फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिलामेंट की। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फिलामेंट की। और इस फिलामेंट के टॉप पे हमको क्या देखने को मिलता है? एंथर, यानी कि आपका पोलन बैग्स। एक एंथर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे पोलन बैग्स होते हैं, मतलब 4 पोलन सैक होते हैं, और उनके अंदर बनते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। तो चलो थ्योरी में क्या दिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट विद द थ्योरी। 1 सेकेंड। ऑल राइट, so let us see what is given here. Figure 2.2a shows the two parts of a typical stamen. टिपिकल स्टेमन का हमको 2 पार्ट्स इधर पे बताया गया है। कौन से फिगर में? 2.2a में। तो चलो 2.2a वाला फिगर देखते हैं। ओके, वेयर इज इट? यस, सी दिस इज अ टिपिकल स्टेमन। यहाँ पे हमको 2 कौन से पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहले फिलामेंट देखने को मिल रहा है। दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर। एंथर के बीच में यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे सेंटर में एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं इस टिश्यू को? हम कनेक्टिव। इस कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चा लोग, ओके। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है। एंथर शोज 2 पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन, सॉरी, स्टेमन हैज 2 पार्ट्स, अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। ये जो लंबी सी स्टॉक है, स्टॉक मतलब क्या होता है? एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर। तो ये जो लंबी सी स्टॉक है, इस लंबी सी स्टॉक को हम बोलते हैं फिलामेंट का स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्टॉक को हम फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर। एंड इट ऑल्सो शोज टर्मिनल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर। टर्मिनल जनरली बायलोब्ड। टर्मिनल मतलब क्या होता है कि आपका जो फ्लावर है, आपका ये जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर अपना जो एंथर है, मतलब ये जो फिलामेंट है, स्टेमन है, ये स्टेमन आपको कैसे दिखाई दे रहा है कि ये स्टेमन बना है एक लंबे से फिलामेंट से, और इस लंबे से फिलामेंट के ऊपर टर्मिनल एंड पे, टर्मिनल मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टॉप एंड पे। तो यहाँ पर टॉप एंड में हमको एक एंथर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक एंथर जैसा, 1 सेकेंड, एक एंथर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमको टर्मिनल एंड पे। एंड इट इज जनरली बायलोब्ड। बायलोब्ड का मतलब क्या होता है? 2 लोब्स प्रेजेंट है। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोपिकली इस एंथर का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा ये एंथर का स्ट्रक्चर? 1 सेकेंड, यस। इस एंथर का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा? कुछ इस तरीके से, मतलब ये एक लोब प्रेजेंट है और ये ऐसे दूसरा लोब, ऐसे बीच में आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये एक लोब प्रेजेंट है और यहाँ पे ये एक लोब प्रेजेंट है। लोब मतलब क्या होता है? बंडल शेप जैसा स्ट्रक्चर, और डंबल शेप जैसा स्ट्रक्चर। आप जिम करने के लिए जो डंबल उठाते हो ना, तो डंबल्स हमको कैसे दिखाई देते हैं? कुछ ऐसे शेप का डंबल दिखाई देता है। या डॉग का जो बोन होता है, वो बोन भी, जो डॉग बोन खाते हैं, वो बोन का स्ट्रक्चर भी हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसको हम बोलते हैं बायलोब्ड स्ट्रक्चर, यानी कि 2 लोब्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं।
लोब का मतलब क्या होता है? कर्व्ड रीजन। लोब वर्ड का मतलब क्या होता है? कर्व्ड पार्ट। तो हमको एंथर में टोटल कितने लोब्स दिखाई दे रहे हैं? दिस इज 1 लोब एंड दिस इज 2 लोब। और इस लोब वाले रीजन में भी अंदर की तरफ आपको क्या दिखाई देगा? 2 अलग चेंबर है। यहाँ पे एक चेंबर है और यहाँ पे एक चेंबर है। मतलब एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज बाय लोब्ड। टोटल 2 लोब्स आपको दिखाई देंगे और उन 2 लोब्स के अंदर भी 2 अलग अलग चेंबर्स है। मतलब समझो ये आपके एंथर का एक लोब है, ओके, और ये आपके एंथर का दूसरा लोब है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है आपका कनेक्टिव टिश्यू। बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ओके। और ये कनेक्टिव टिश्यू के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो 2 लोब्स प्रेजेंट है, ये 2 लोब्स आपस में 2-2 चेंबर में डिवाइडेड है। सी, दिस इज 1 लोब एंड दिस इज 1 लोब, ओके। ये आपका 1 लोब है और ये आपका 1 लोब है। और ये लोब्स भी आपस में 2 चेंबर्स में डिवाइडेड है। दिस इज फर्स्ट चेंबर, दिस इज सेकंड चेंबर, दिस इज थर्ड चेंबर एंड दिस इज फोर्थ चेंबर। तो इसको हम बोलते हैं 4 पोलन सैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? 4 पोलन सैक, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, हमारा जो स्टेमन है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, इट इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग फिलामेंट। ये स्टेमन किससे बना है? ये एक लंबे फिलामेंट से बना है और एक एंथर से बना है। और ये एंथर का स्ट्रक्चर बायलोब्ड है, यानी 2 लोब्स प्रेजेंट है एंथर के पास, एक लेफ्ट लोब एक राइट लोब, ओके। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of a flower. Proximal end मतलब क्या होता है? वो पार्ट जो फ्लावर के नजदीक है। देखो इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब हमेशा समझो आप, प्रॉक्सिमल मतलब होता है नियर एंड डिस्टल का मतलब होता है फार। डिस्टल मतलब क्या होता है? फार। तो ये जो एंथर प्रेजेंट है, ये एंथर कहाँ पर प्रेजेंट है? ये फिलामेंट के एकदम अदर एंड पे प्रेजेंट है। और ये जो नीचे बेस वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड। तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखो बच्चा लोग, अगर आप यहाँ पर ये डायग्राम देखो तो आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर ये देखो, ये आपका स्टेमन है, ये आपका क्या है? ये आपका स्टेमन है। मतलब दिस इज द फिलामेंट वाला पार्ट एंड दिस इज द एंथर वाला पार्ट। और ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट किधर पे अटैच्ड है? ये आपके थैलेमस वाले रीजन में अटैच्ड है। ये देखो, ये पूरा थैलेमस वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? ये पूरा थैलेमस वाला रीजन है। तो हमारा फिलामेंट कहाँ पर अटैच्ड है? थैलेमस वाले रीजन में अटैच्ड है, ओके। ऑल राइट। So the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. तो कभी कभी ये फिलामेंट आपके फ्लावर के पेटल से अटैच्ड होते हैं, कभी कभी ये थैलेमस से अटैच्ड होते हैं। The number and length of stamen are variable in flowers of different species. एक फ्लावर में कितने स्टेमन होंगे ये डिपेंड करता है फ्लावर के स्पीशीज के ऊपर। जिस स्पीशीज का फ्लावर है उस स्पीशीज के अकॉर्डिंग उसमें स्टेमन का नंबर वेरिएबल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस फ्लावर में आपको बहुत सारे स्टेमन देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3। स्टेमन मतलब क्या होता है? ये पूरा का पूरा पार्ट, एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एक फ्लावर में आपको 13 स्टेमन देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जिसमें 5 स्टेमन देखने को मिलेंगे, कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जिसमें 1 स्टेमन देखने को मिलेगा। सो डिपेंड करता है कि फ्लावर का स्पीशीज किस तरीके का है। सो नंबर ऑफ स्टेमन डिफर्स एज पर द डिफरिंग स्पीशीज। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। समझो अगर आपको ऐसा बोला गया, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया कि आप अपने नेचर में आजू बाजू से किसी गार्डन से 10 अलग अलग फ्लावर कलेक्ट करो जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए। तो आपको क्या दिखाई देगा? क्या आपको सारे फ्लावर में इक्वल नंबर ऑफ स्टेमन देखने को मिलेंगे? एक मतलब आपने अलग अलग स्पीशीज का फ्लावर कलेक्ट किया है, तो क्या आपको सारे फ्लावर में इक्वल नंबर ऑफ स्टेमन दिखाई देंगे? नो। हर एक फ्लावर में अगर आपको बोला जाए कि इन सारे अलग अलग फ्लावर्स को, फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, फ्लावर नंबर 3, ऐसे टोटल 10 फ्लावर्स आपने कलेक्ट किए और इनको अगर आपको बोला गया कि आप एक स्लाइड पे इनको अरेंज करो, मतलब इस फ्लावर को आप अलग अलग ग्लास की स्लाइड्स पे अरेंज करके रखो, सो अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जितने भी फ्लावर्स आपने जमा किए हैं, इकट्ठा किए हैं, द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट यू हैव कलेक्टेड, इट कंटेन्स वेरिएबल नंबर ऑफ स्टेमन एंड वेरिएबल साइज ऑफ दी स्टेमन्स। आपको स्टेमन की साइज भी अलग अलग देखने को मिलेगी और स्टेमन के नंबर्स भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। So careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate, elucidate word का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना। तो आपने जो भी फ्लावर कलेक्ट किए हैं, आपने जो भी फ्लावर कलेक्ट किए हैं, उनको अगर आप केयरफुली माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो आपको बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा
which will explain you the range in shape and attachment of anther in different flowers. अलग अलग फ्लावर में आपको अलग अलग शेप के स्टेमन, अलग अलग नेचर वाले स्टेमन, अलग अलग साइज के स्टेमन देखने को मिलेंगे। और ये सब कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन। जब आप अपने फ्लावर्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, जब आप अपने स्टेमन को, ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से, जब आप अपने स्टेमन के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको एक्चुअली दिखाई देगा कि कौन से फ्लावर में कैसे टाइप का स्टेमन प्रेजेंट होता है। कभी कभी आपको सिंगल लोब वाला एंथर देखने को मिलेगा, दिस इज बाय लोब्ड, यहाँ पे 2 लोब्स है, ये एक लोब है और ये एक लोब है, यहाँ पे आपको 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी आपको एक सिंगल लोब वाला एंथर भी देखने को मिल सकता है। सो डिपेंड करता है फ्लावर की स्पीशीज के ऊपर, और ये क्लैरिफिकेशन हमको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से ही पता चल सकता है। आगे देखो आपको क्या बताया गया है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, a typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca। क्या बोला गया है हमको इधर पे? 1 सेकेंड। एक टिपिकल एंथर की अगर हम बात करें, देखो स्टेमन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंथर के बारे में। फिलामेंट का क्या फंक्शन होता है? स्टेमन की हाइट इंक्रीज करना। फिलामेंट का क्या फंक्शन होता है? स्टेमन की हाइट इंक्रीज करना। जितना लंबा फिलामेंट रहेगा उतना ऊंचा स्टेमन रहेगा। अब इस स्टेमन के ऊपर जो आपका ये एंथर प्रेजेंट है, तो ये एंथर हमने क्या बोला, कैसे टाइप का होता है? ये एंथर बायलोब्ड होता है, और एक लोब के अंदर आपको 2 चेंबर देखने को मिलते हैं। यानी कि ये देखो, इस चीज की मैं बात कर रही हूँ, ये आपका एक एंथर है, ठीक है, ये आपका एक एंथर है, यहाँ पे बीच में आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, बीच में आपका क्या प्रेजेंट है? इधर पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, और ये आपके 2 लोब्स हैं। ये आपके क्या है बेटा? ये आपका एक लोब है और ये आपका सेकंड लोब है, ठीक है। ऐसे टोटल 2 लोब्स प्रेजेंट है, लेकिन इन लोब्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे? 2 अलग अलग सेपरेट चेंबर्स देखने को मिलेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो इनको हम बोलते हैं थेका, थेका या थेकस आप बोल सकते हो, डायथेकस। डायथेकस मतलब क्या होता है? एक लोब के अंदर 2 चेंबर, यहाँ पे भी एक लोब के अंदर 2 चेंबर। तो यानी कि हमारा जो एंथर होता है, इट इज बायलोब्ड एंड टेट्राथेकस स्ट्रक्चर, बायलोब्ड एंड टेट्राथेकस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बायलोब्ड एंड टेट्राथेकस, मतलब टोटल 4 चेंबर्स है। एक पोलन ग्रेन के अंदर आपको टोटल कितने चेंबर्स देखने को मिल रहे हैं बेटा? ये देखो, ये डायग्राम देखो, 1 2 3 4, टोटल 4 चेंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक लोब में 2 चेंबर, दूसरे लोब में 2 चेंबर, 2 और 2 मिला के कितना हो जाएगा? 4 चेंबर्स। यस एवरीबडी। सो अ टिपिकल एंथर इज बायलोब्ड एंड ईच लोब, हर एक लोब में आपको 2 चेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं डायथेकस। सिंगल लोब इज डायथेकस, और दोनों लोब की बात करोगे तो ये हो जाएगा टेट्राथेकस। ओके। ऑफ्टन अ लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थेका। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक सेपरेटिंग लाइन देखने को मिलती है, ऐसे, इसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये देखो, ध्यान से देखो इधर पे, रुको थोड़ा सा डायग्राम ऊपर करती हूँ। हाँ, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका एक चेंबर है, ये आपका दूसरा चेंबर है। सब लोग इस डायग्राम पे देखो, ठीक है। ये देखो, बीच में से आपको एक सेपरेटिंग लाइन देखने को मिल रही है जो इन दोनों चेंबर्स को सेपरेट कर रहे हैं। यस, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव। ग्रूव मतलब क्या होता है? 2 चेंबर्स के बीच में ये जो सेपरेटिंग पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर। Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of anther। मतलब आपको क्या बोला जा रहा है? आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि एक एंथर में कितने टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है। इधर पे देखो, कनेक्टिव लेबल किया गया है, एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है, एंडोथीशियम क्या होता है, मिडल लेयर कैसे बनता है। तो आपका थियोरी पढ़ने से पहले मैं आपको एंथर का स्ट्रक्चर डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पहले ये थियोरी पढ़ के खत्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको एंथर का स्ट्रक्चर डायग्राम की मदद से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो देखो इधर थियोरी में क्या दिया गया है। Let us understand various types of tissues and their organization in transverse section of anther। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब क्या होता है? जब आप एंथर को कट करके ऊपर से देखते हो, मतलब समझो ये बॉटल है, इस बॉटल को अगर मैं ऐसे बीच में से कट करूं और फिर इसको ऐसे हटा के ऐसे ऊपर से देखूं, तो मुझे सेंटर में जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। सो
द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो जब आप एंथर को ऐसे बीच में से कट करते हो तो आपको स्पेसिफिकली दो अलग अलग लोब्स दिख कर आते हैं। मतलब समझो आपके पास ऐसा कोई एंथर है, इसको आपने कट कर दिया, तो आप जब ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, मतलब समझो ये मेरा एंथर है, दिखने में ये सिंगल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब मैं इसको बीच में से कट करूंगी और इसको ऐसे निकाल के देखूंगी तो मुझे बीच में क्या देखने को मिलेगा, मतलब पूरा कट कर दिया और ढक्कन खोल के देखा मैंने तो मुझे ऐसे दो लोब्स देखने को मिलेंगे एंथर के, ऐसे दो लोब्स देखने को मिलेंगे। दिस इज वन लोब एंड दिस इज सेकेंड लोब। ओके, ऑल राइट। The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia। जो मैंने आपको बोला टेट्राथेकस बोला ना मैंने, वही चीज हमको इधर पे बताई गई है। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि हमारा जो एंथर है, हमारा जो एंथर इट इज 4-साइडेड यानी टेट्रागोनल, यानी कि ये आपका एक लोब है, ये आपका दूसरा लोब है, इधर पे आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। दिस इज 1 थेका, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो ये आपका एक चेंबर है, ये आपका दूसरा चेंबर है, ये आपका तीसरा चेंबर है और ये आपका चौथा चेंबर है। इन चेंबर्स को हम बोलते हैं पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम। ये देखो इधर पे लेबल किया गया है, इन चेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक, जिनके अंदर आपके गैमेट्स बनने वाले हैं। ठीक है, इधर देखो, ये देखो, ये है आपके पोलन सैक। सी दिस आर योर पोलन सैक, कैन यू सी, मतलब नॉट योर, एंथर का पोलन सैक है ये। किसका पोलन सैक है, एंथर का। सी दिस इज 1 पोलन सैक, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4th पोलन सैक। ओके, इट इज लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। मतलब ये आपका एक लोब है और ये आपका सेकंड लोब है, तो यहाँ पे 2 चेंबर्स है और यहाँ पे 2 पोलन सैक है। तो एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स में मिलाकर टोटल 4 पोलन सैक होते हैं। टोटल कितने पोलन सैक होते हैं, 4 पोलन सैक होते हैं। तो आगे देखो थियोरी में क्या बताया, बस ये पार्ट देख लेते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। तो ये जो चेंबर जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो चेंबर्स बनाए गए हैं, इनको आप बोलते हो माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलपमेंट करके क्या बन जाता है, पोलन सैक बन जाता है। ये देखो, ये थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं, इनकी लेयर्स थोड़ी प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट हो जाती है, तो इनको हम क्या बोलने लगते हैं, पोलन सैक बोलने लगते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम बोलो या पोलन सैक बोलो, दोनों का मतलब सेम है। पोलन सैक बोलो या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलो, दोनों का मतलब सेम है। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains। मतलब क्या बोला गया है हमको इधर पे, ये देखो, इतने लंबे लंबे आपके ये पोलन सैक होते हैं, अंदर पूरा आपका पोलन ग्रेन भरा हुआ होता है। मतलब इमेजिन करो कि ऐसे लंबा लंबा चेंबर होता है और अंदर पूरा पोलन ग्रेन भरा हुआ है। ऑल राइट एवरीबडी, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एंथर का एकदम स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर, कि एक यंग एंथर कैसे दिखाई देता है और फिर उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट होती है, कौन से सेल्स बनते हैं, मैचुरेशन कैसे होता है। तो आर यू रेडी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर? चलो लेट अस लुक एट इट। ऑल राइट, तो चलो आपको मैं यंग एंथर का स्ट्रक्चर बताती हूँ। ठीक है, चलो ब्लैंक पीडीएफ ले लेते हैं। हम किसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, हम एंथर का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, हम किसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एंथर का स्ट्रक्चर। हमने एंथर के बारे में क्या बोला कि हमको रफली एक एंथर कैसा दिखाई देता है, ऐसे बायलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर का। कैसा स्ट्रक्चर है, बायलोब्ड, यानी कि बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, और लोब्स के अंदर आपको चेंबर्स दिखाए गए हैं। तो दिस इज 1 चेंबर, 2 चेंबर, 3 चेंबर एंड 4th चेंबर। इन चेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। इन चेंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम। सिंगल चेंबर को स्पोरेंजियम बोलोगे। ओके, और माइक्रोस्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम क्या है, पोलन सैक। इन पोलन सैक के अंदर क्या बनते हैं, आपके पोलन ग्रेन्स। क्या बनते हैं, आपके पोलन ग्रेन्स। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक इमेच्योर एंथर कैसा दिखाई देता है, मतलब एक यंग एंथर। एक यंग एंथर कैसा दिखाई देता है, मैं उसका डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करने जा रही हूँ। ठीक है, ऑल राइट। तो देखो, ये आपके एंथर, इमेच्योर एंथर का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनिशियली ये जो एंथर होता है वो बनता है पैरेनकाइमेटस टिश्यू से। ये पूरा का पूरा एंथर जो है, ये पूरा का पूरा पैरेनकाइमेटस टिश्यू से सराउंडेड होगा। किससे सराउंडेड होगा, पैरेनकाइमेटस टिश्यू से। ओके, बिकॉज पैरेनकाइमेटस टिश्यू आर कंसिडर्ड टू बी दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आई मीन समटाइम्स दे एक्ट एज परमानेंट टिश्यू एंड समटाइम्स दे एक्ट एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कंटिन्यूअस डिवीजन करते हैं। ठीक है, ये आपके इमेच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है। तो ये एंथर क्या कि कौन से टाइप के सेल्स से बना है, पैरेनकाइमा टिश्यू से बना है। किससे बना है, पैरेनकाइमा टिश्यू से। जैसे जैसे आपके प्लांट में ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, जैसे जैसे अपने प्लांट में ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, ये देखो इस टिश्यू के नीचे आपको यहाँ पर फिलामेंट वाला रीजन भी देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे
सेंटर में आपका पूरा पैरेनकाइमा टिश्यू है। तो जैसे जैसे आपके प्लांट की ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, जैसे जैसे अलग अलग हार्मोन्स बनना स्टार्ट होंगे, आपका एंथर का स्ट्रक्चर भी मैच्योर होना स्टार्ट होगा। तो एंथर का जो पैरेनकाइमा टिश्यू है, ये पैरेनकाइमा टिश्यू क्या करना स्टार्ट करता है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस दिखाना स्टार्ट करता है। डिफरेंशिएशन प्रोसेस मतलब क्या होता है, अलग अलग लेयर्स फॉर्म करना। जैसे समझो, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, 10 स्टैंडर्ड तक या 8 स्टैंडर्ड तक बच्चों का सब बच्चों का सब्जेक्ट सेम होता है। पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं सबके कॉमन होते हैं, लिटरेचर वगैरह। बट आफ्टर योर 8 स्टैंडर्ड आपको कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिकली सिलेक्ट करने होते हैं, जैसे ड्राइंग, कंप्यूटर या कोई लैंग्वेज जैसे फ्रेंच या जो भी है, आपको कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिकली सिलेक्ट करने होते हैं। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, सम स्टूडेंट्स सिलेक्ट फ्रेंच एज देयर लैंग्वेज, सम स्टूडेंट्स सिलेक्ट स्पेनिश। सो हर एक स्टूडेंट अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज सिलेक्ट करता है। तो सेम इज द डिफरेंशिएशन प्रोसेस। इनिशियली आपका जो पूरा एंथर है, ये पूरा का पूरा एंथर पैरेनकाइमा टिश्यू से बना है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे आप 8 से 9th में जाते हो, आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर लेते हो। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे अपना पैरेनकाइमा टिश्यू डेवलप हो रहा है, वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। डिफरेंशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, आपके जो पैरेनकाइमा टिश्यू है, आपका ये जो पैरेनकाइमा टिश्यू है, वो 2 टाइप की सेल लेयर फॉर्म करता है। क्या करता है पैरेनकाइमा टिश्यू, 2 टाइप की सेल लेयर फॉर्म करता है। एक सेल लेयर होती है स्पोरोजीनस सेल लेयर। सी दिस इज द माइंड मैप, इसको हम बोलते हैं माइंड मैप। बायो का आप ऐसा ही थ्योरी लर्न कर सकते हो। तो एक सेल लेयर, एक मिनट रुको, सेल लेयर बनाने से पहले ये एक टाइप के सेल्स बनाता है जिनको हम बोलते हैं आर्केस्पोरियल सेल्स। ये स्किप हो गया था दिमाग से, हाँ। डिफरेंशिएशन करने के टाइम पे आपका जो पैरेनकाइमा टिश्यू है, ये पैरेनकाइमा टिश्यू क्या बनाता है, ये बनाता है आर्केस्पोरियल सेल्स। और ये आर्केस्पोरियल सेल्स आगे जाके फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आगे जाके फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं, और ये फर्दर डिफरेंशिएशन करके क्या बनाते हैं, पैरेनकाइमा टिश्यू, आर्केस्पोरियल सेल्स। आर्केस्पोरियल सेल्स फर्दर डिफरेंशिएशन करके क्या बनाते हैं, 2 सेल लेयर बनाते हैं। एक होता है स्पोरोजीनस सेल लेयर, प्लीज पार्डन माय हेजिटेशन। एक होता है आपका स्पोरोजीनस सेल लेयर, ठीक है, और एक होता है आपका पराइटल सेल लेयर। सी दिस इज समथिंग विच आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दिस इज समथिंग विच यू हैव लर्नड इन योर 11th स्टैंडर्ड एंड विच आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पे अटेंशन टुवर्ड्स इट। तो आपके ये देखो, आपका जो इमेच्योर एंथर था वो कौन से टाइप के सेल से बना था, पैरेनकाइमा टिश्यू से बना था। पैरेनकाइमा टिश्यू डेवलप होके क्या बना रहा है, आर्केस्पोरियल सेल्स बना रहा है। आर्केस्पोरियल सेल्स फर्दर डिफरेंशिएशन करके क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग 2 टाइप्स ऑफ सेल लेयर, दैट इज स्पोरोजीनस सेल लेयर एंड पराइटल सेल लेयर। अब ये पराइटल सेल लेयर जो है, ये आगे जाके 3 टाइप की लेयर्स बनाएगी। ये पराइटल सेल लेयर आगे जाके क्या बनाने वाले, एक्चुअली 4 टाइप की लेयर्स बनेगी। कितने टाइप की लेयर बनेगी, 4 टाइप की लेयर्स। ओके, 1 सेकेंड, हाँ। तो ये 4 टाइप के लेयर्स कौन से होंगे जो हमको देखने को मिलेंगे, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर फॉर यू। सबसे आउटर लेयर होगी एपिडर्मिस, सबसे बाहर की लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस। रुको, कलर चेंज कर देते हैं, हाँ। फिर सेकेंड लेयर होगी, एपिडर्मिस के बाद सेकेंड लेयर आएगी आपकी एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर कौन सी आएगी आपकी, एंडोथीशियम। फिर थर्ड लेयर आएगी मिडल लेयर्स, एंड फोर्थ लेयर आएगी, ये मिडल लेयर, और फोर्थ लेयर आएगी टेप्टम, ठीक है। तो ये जो पराइटल सेल लेयर है, पराइटल सेल लेयर मतलब क्या होता है बेटा, आपका जो एंथर का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से पराइटल लेयर्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं। यानी कि ये देखो, ये आपको बाहर का एपिडर्मिस का लेयर देखने को मिल रहा है। फिर इसके अंदर जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। फिर उसके अंदर कुछ और मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मिडल लेयर। और सबसे अंदर न्यूट्रिटिव लेयर होती है, ये जो लाइट ब्लू कलर का लेयर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं टेप्टम। और टेप्टम के अंदर आपको स्पोरोजीनस सेल लेयर से बनी हुई एक न्यू लेयर दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू आगे जाके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाएंगे, ये डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाके मियोसिस करेंगे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेंगे, आगे जाके मियोसिस करेंगे। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएंगे, आपके स्मॉल हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। इन माइक्रोस्पोर्स को हम बोलते हैं मेल गैमेट या पोलन ग्रेन। और ये कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मियोसिस प्रोसेस में रिडक्शन डिवीजन होता है। तो दिस इज द जर्नी ऑफ योर एंथर। जब आपका एंथर यंग होता है तो वो पैरेनकाइमा टिश्यू से बनता है, और डिफरेंशिएशन करके हमको ऐसे अलग अलग सेल लेयर्स देखने को मिलती है। सो नाउ आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम।
एक बार क्विकली मैं आपको इनका फंक्शन बता देती हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? सबसे पहली लेयर जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये डिटेल आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। एंडोथीशियम का काम होता है डेहिसेंस कराना, यानी कि जब आपका एंथर ब्रेक होगा और जब इसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज होंगे, तो पोलन ग्रेन्स को बाहर रिलीज करने में और एंथर की लेयर को ब्रेक करने का काम किसका होता है? एंडोथीशियम का। किसका होता है? एंडोथीशियम। डेहिसेंस यानी कि ब्रेक डाउन, एंथर को ड्राई करके ब्रेक करवाना। फिर जो थर्ड लेयर होती है मिडल लेयर, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल मिडल लेयर क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी कि एंथर को ताकत देती है अपना वजन झेलने के लिए। सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। और फिर जो हमारी फोर्थ लेयर होती है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ये देखो सेंटर में आपके जो स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप हो रहा है, इधर पे आपका जो स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप हो रहा है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्योंकि यही स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो इनको जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो न्यूट्रिशन इनको कहाँ से मिलेगा? टेप्टम से मिलेगा। सो टेप्टम क्या करता है? टेप्टम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये 4 लेयर का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। एपिडर्मिस गिव्स प्रोटेक्शन, एंडोथीशियम गिव्स डेहिसेंस, मिडल लेयर गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड टेप्टप्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजिनस टिश्यू। क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप होंगे और तभी आपके मेल गैमेट्स बनेंगे। तो अब आ जाते हैं थ्योरी पे। आई होप आपको माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ गया होगा। लेट अस क्विकली लुक एट द थ्योरी। In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. मतलब आपको माइक्रोस्पोरेंजियम यानी पोलन सैक का जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर देखने को मिलता है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर कर्व्ड पैटर्न में है। ओके, ऑल राइट। आगे देखो क्या बताया गया है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। आपको 4 वॉल लेयर्स देखने को मिलती हैं। सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। फिर सेकंड लेयर कौन सी है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या करेगा? डेहिसेंस करेगा, यानी कि हमारे एंथर को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब तक एंथर ब्रेक नहीं होगा तब तक आपके पोलन ग्रेन्स बाहर नहीं आएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। फिर थर्ड लेयर कौन सी होती है? हाँ, वेट, द पीडीएफ इज डाउनलोडिंग, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, थर्ड लेयर कौन सी होती है? थर्ड लेयर होती है मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और अंदर की सबसे फोर्थ लेयर कौन सी होती है? द फोर्थ लेयर इज टेप्टम विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। किसको प्रोवाइड करता है ये न्यूट्रिशन? स्पोरोजिनस टिश्यू को। ये देखो, ये है आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन किधर से मिल रहा है? टेप्टम की लेयर से मिल रहा है। तो देखो आपके थ्योरी में क्या दिया गया है। यस एवरीबडी, सी epidermis protection, endothecium dehiscence, middle layers mechanical support and tapetum provides nutrition. The outer 3 wall layers perform the function of protection कहीं ना कहीं, and it helps in the dehiscence of the anther to release the pollen grain. द इनर मोस्ट वॉल इज द टेप्टम। अंदर की लेयर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आपके नीट में ये क्वेश्चन लिख लो, आपके ये +4 मार्क्स काउंट हो जाएंगे। अभी से लिख के रखो, ये क्वेश्चन 100% हर साल पूछा जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ टेप्टम? टेप्टम क्या करता है? जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, यानी कि अंदर की तरफ आपके जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन रहे हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टेप्टम की होती है। किसकी होती है? टेप्टम की। So the cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus. टेप्टम में हमको क्या देखने को मिलता है बेटा? ये देखो, ये जो आपका टेप्टम का स्ट्रक्चर है, ये टेप्टम में हमको क्या देखने को मिलता है? जनरली इट हैज मोर देन 1 न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें माइटोसिस होता है, लेकिन ये माइटोसिस साइटोकाइनेसिस नहीं करता है। यानी कि ऐसे एक सेल है, एक सेल से ये 2 सेल बनता है, लेकिन इसका साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो आपको एक ही सेल में 2-2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। So sometimes teptal cells show more than 1 nucleus. It shows polyploidy. मतलब टेप्टम का डिप्लॉइडी लेवल जो होता है वो पॉलीप्लॉइडी होता है, कभी 2 न्यूक्लियस, कभी 3 न्यूक्लियस। तो टेप्टम में आपको एक न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। इट शोज मल्टीपल न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट सेल डिवीजन होता है, यानी कि एंडोमाइटोसिस होता है। देखो इधर पे क्या बोला गया आपको, कैन यू थिंक हाउ टेप्टल सेल्स कुड बिकम बाय न्यूक्लिएट? यस, इट शोज माइटोसिस बट इनकम्प्लीट माइटोसिस, यानी कि इसमें करियोकाइनेसिस हुआ है, करियोकाइनेसिस हैव टेकन प्लेस बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हुआ, जिसके वजह से आपका न्यूक्लियस का नंबर डबल है,
Okay, all right. So when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. तो जब आपका एंथर यंग होता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, सेंटर में हमको क्या देखने को मिलता है, ऐसे स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलता है. इस स्पोरोजिनस टिश्यू को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. क्या बोलते हैं इनको, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आगे जाके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे. क्या करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, दैट इज पोलन ग्रेन्स. तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, स्टेमेन का स्ट्रक्चर पढ़ा. फिलामेंट का काम होता है आपके एंड्रोशियम को हाइट देना. एंथर का स्ट्रक्चर होता है बाइलोब्ड एंड डाइथेकस. इट कंटेन्स 4 पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर आपके अलग अलग सेल लेयर होते हैं. तो सब लोग प्लीज ये चार्ट याद रखो. देखो ये चार्ट बहुत अच्छा है, आपके लिए माइंड मैप की तरह काम करेगा ये. So just go through this, take a screenshot, make your own notes, and please don't forget the function of all the layers that is formed in the microsporangium. तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा. अगर आज का सेशन अच्छा लगा है देन मेक श्योर दैट यू लाइक दिस सेशन एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल. 2022 में जो बच्चे नीट देने वाले हैं उनका बायोलॉजी सिलेबस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. 2021 के बच्चों के लिए हम PYQs MCQs सॉल्व करवा रहे हैं. तो उनका हम डेली बेसिस पर लाइव सेशन लेते हैं. लाइव सेशन का सारा स्केड्यूल टेलीग्राम ग्रुप पर इन्फॉर्म किया जाता है. तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सकें. और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो महाराष्ट्र बोर्ड का स्टूडेंट है तो उनकी हम CET की तैयारी भी करवाते हैं. उसके लिए हमारा एक अलग चैनल है ज्ञान लैब, जिसमें 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. तो प्लीज़ शेयर अवर दिस चैनल, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, with Maharashtra board students so that they can prepare for CET examination. So stay tuned with our channel, keep studying, keep supporting, and please share this channel with as many as students as possible so that they can get benefit of free education. Thank you, stay tuned, see you soon, take care.